निरंजनपुर नामक गांव में अरुण और कुमार नाम के बहुत अच्छे मित्र रहा करते थे। वो दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे और एक साथ काम भी किया करते थे। दोनों की दोस्ती पूरे गांव भर में मशहूर थी। एक दिन खेत के किनारे अरुण ने एक लड़की को देखा। अरुण को वो लड़की बहुत पसंद आई और उसने अपने दोस्त कुमार को बताया। अरे देख रहा है उस लड़की को, वो कितनी सुंदर है, काश मेरी इससे शादी हो पाती। बस इतनी सी बात। अरे ये पड़ोस के ही गांव की लड़की है। मैं इसके पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आज ही इसके घर जाता हूँ और तेरा रिश्ता उससे पक्का करवा के आता हूँ। क्या सच में? तू सच कह रहा है? ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगले दिन कुमार मंगली के घर जाता है और उसके माता पिता से बात करके अरुण का रिश्ता मंगली के साथ तय कर देता है। कुछ दिनों के बाद अरुण की मंगली से शादी हो जाती है। एक दिन अरुण कुमार से कहता है, यार कुमार, गांव में कुछ काम नहीं है और जो छोटे मोटे काम हैं उसमें भी घर का खर्चा अच्छी तरह नहीं चल पा रहा है। मंगली भी आए दिन मुझसे कहती रहती है कि मुझे थोड़ा ज्यादा कमाना चाहिए। समझ नहीं आता कि मैं आखिर क्या करूं। हाँ अरुण, बात तो तू सही कहता है। हमारे गांव में कुछ ज्यादा काम भी नहीं है करने के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम दोनों को काम करने के लिए इस गांव से बाहर जाना चाहिए। कुछ अच्छा काम मिलेगा तो कुछ पैसे भी आएंगे और फिर उन पैसों को लेकर हम गांव में एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे। तू क्या कहता है? ठीक है कुमार, तेरी बात भी मुझे सही लगी। मैं ऐसा करता हूँ, मंगली से बात करता हूँ और हम किसी और गांव जाने की तैयारी करते हैं। अरुण अपने घर आता है और मंगली को सारी बात बताता है। ये सुनकर मंगली कहती है, अरुण, तुम्हारा यूं मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर चले जाना मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, तुम अपने दोस्त के साथ कमाने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। मैं अपना और गुड्डू का ध्यान रख लूंगी, लेकिन देखो ज्यादा समय मत लगाना और जल्दी वापस आ जाना। ठीक है मंगली, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अगले दिन कुमार और अरुण दोनों दूसरे गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरे गांव जाने के बीच में एक नदी पड़ती थी। दूसरे गांव जाने के लिए उस नदी को पार करके जाना होता था। वो लोग चलकर नदी के पास पहुँचे। तभी अरुण बोला, यार दोस्त, आगे जाने के लिए हमें ये नदी पार करनी पड़ेगी और तुझे तो पता है कि मुझे पानी से कितना डर लगता है। मैं तो हूँ तेरे साथ, तो भला कैसा डर। वो रही नाव, चल हम दोनों नाविक से बात करते हैं कि वो हमें नदी पार कराने का कितना पैसा लेगा। ठीक है, चल। दोनों नाविक के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं। कुमार कहता है, अरे भाई नाविक, हमें नदी पार करनी थी, बताओ कितना पैसा लोगे? भाई वैसे तो 20 रुपए लेता हूँ, लेकिन मेरी नाव को बनने में थोड़ी देर लगेगी। किनारे से टूट गई थी, बस वही बना रहा था। ठीक है भाई, हम इसी पेड़ के नीचे इंतजार कर लेते हैं। तुम अपनी नाव बना लो। वैसे भी तुम्हारे अलावा तो यहाँ कोई नाविक दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हमें तुम्हारी नाव में जाना पड़ेगा। और ऐसा कहकर कुमार और अरुण दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर नाव ठीक होने का इंतजार करने लगे। लगभग 1.5 घंटे के बाद वो नाव ठीक हो गई और नाविक ने उनसे जाकर कहा, चलो चलो भाई, नाव ठीक हो गई, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। वो दोनों नाव में बैठ गए। नाविक उन्हें लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन बीच नदी में जाकर नाव फिर से एक तरफ से नदी की ओर झुकने लगी। अरुण और कुमार दोनों डगमगाने लगे। अरुण बहुत डर गया। कुमार ने अरुण का हाथ पकड़ लिया और तभी वो नाविक से बोला, अरे भाई, क्या हो गया है तुम्हारी नाव को? ये एक तरफ क्यों झुक रही है? साहब, मैं अपनी नाव तो बनाकर लाया था, लेकिन फिर भी लगता है कोई दिक्कत आ गई है। मैं देखता हूँ। नाविक अपनी नाव चेक करता है। थोड़ी देर बाद नाविक उन दोनों से कहता है, माफ करना साहब, लगता है मेरी नाव का पुराना छेद फिर से खुल गया है। ये नाव कभी भी डूब सकती है, इसीलिए आपको तैर कर नदी पार करनी होगी। जितनी जल्दी हो सके नाव से कूद जाइए। मैं भी इस नाव से कूद रहा हूँ। ऐसा कहकर नाविक उस नाव से कूद गया। अब अरुण बहुत डरने लगा। अब क्या होगा कुमार? मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं तो डूब जाऊंगा।
तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, मुझे तो तैरना आता है। बस तू मेरा हाथ पकड़ लेना और मैं नदी में कूद रहा हूँ। मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा, बल्कि सही सलामत नदी पार करवाऊंगा। ऐसा कहकर कुमार अरुण का हाथ पकड़कर नदी में कूद जाता है और अरुण का हाथ पकड़कर तैरने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाकर नदी की लहरें बहुत तेज हो जाती है और अरुण का हाथ अचानक से कुमार से छूट जाता है। अरुण डूबने लगता है। कुमार ने अरुण को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अरुण कुमार को कहीं नहीं मिला। अंत में मजबूर होकर कुमार अकेले ही नदी पार करके बाहर चला आया। कुमार मंगली के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। ये सारी बातें सुनकर मंगली रोने लगी और बोली, हमारा उनके सिवा कोई नहीं था। अब मेरा और मेरे बेटे का खर्चा कैसे चलेगा? मेरे पिताजी भी दुनिया से जा चुके हैं और मेरी माँ तो बचपन में ही नहीं थी। अब भला हमें कौन सहारा देगा? काश मैं भी उनके साथ मर गई होती। वैसे भी अब भूख से तड़प कर भी मरना ही है हमें। मंगली की ये बात सुनकर कुमार बोला, नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात मत कीजिए। आप लोग मेरी जिम्मेदारी हैं और उसको मैं ही लेकर गया था। ना मैं अरुण को लेकर जाता और ना ही उसकी पानी में डूबकर मौत होती। इसीलिए आप लोगों का ख्याल मैं रखूंगा। कुमार ऐसा कहकर वहां से चला गया। अगले दिन से कुमार जो भी मजदूरी करके पैसे लाता, उसमें से आधा मंगली के हाथों में दे देता, जिससे मंगली और उसके बच्चे का खर्चा चल पाता। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद कुमार ने भी शादी कर ली। धीरे धीरे कुमार की पत्नी को ये सब पता चल गया कि कुमार जो भी कमाता है वो आधा वो मंगली को दे देता है। एक दिन कुमार की पत्नी उससे बोली, सुनो जी, मुझे पता चल गया है कि आप जो कुछ भी कमाते हो उसका आधा हिस्सा आप अपने दोस्त की पत्नी को दे देते हो। ये सही नहीं है। ठीक है, आपने आज तक उसे अपनी कमाई का आधा हिस्सा दिया, परंतु अब मैं आ गई हूँ। आपके पैसों पर केवल मेरा अधिकार है। आज के बाद आप उसे ये आधे पैसे देना बंद कर दो। ये तुम कैसी बात कर रही हो नीता? अरुण मेरे बचपन का दोस्त है। अरुण ने अपने आप को कभी मुझसे अलग नहीं समझा। उसने हमेशा ही मेरा साथ दिया और वो मेरे ही कारण तो दूसरे गांव कमाने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी पानी में डूबकर मौत हो गई। भला मैं भाभी और उनके बच्चों को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। भाभी मेरी जिम्मेदारी है और मैं जीवन भर उनका खर्चा उठाता रहूंगा। कुमार ऐसा कहकर अपने कमरे में चला गया। नीता को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। नीता को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कुमार अपनी कमाई का आधा हिस्सा अपनी दोस्त की पत्नी को दे। अब आए दिन नीता और कुमार का इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा, लेकिन कुमार ने मंगली को पैसे देने बंद नहीं किए। एक दिन जब मंगली को किसी ने ये बात बता दी तो मंगली ने कुमार को बुलाया और उससे बोलने लगी, कुमार भैया, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने उनके जाने के बाद मेरे भाई की तरह मेरा ख्याल रखा। लेकिन मुझे पता चल गया है कि आपकी पत्नी को आपका ऐसा करना पसंद नहीं। भैया, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पत्नी के साथ सुखी रहें। आप ऐसा करें कि मुझे खर्चा देना बंद कर दें। मैं किसी न किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का खर्चा निकाल लूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? भला मेरे जीते जी ऐसा कभी हो सकता है क्या? नीता अभी नासमझ है, उसे समझ नहीं है। मैं उसे समझाऊंगा। आप चिंता न करें। आपको कहीं भी जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगा। एक भाई की तरह पूरे जीवन भर रखूंगा। कुमार ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हमेशा की तरह नीता इसी बात को लेकर कुमार से बहस कर रही थी। नीता कुमार से बोली, देखो जी, अब बहुत हो गया। अगर आपने अपने दोस्त की पत्नी को पैसे देने बंद नहीं किए तो मैं आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें 100 बार कह चुका हूँ नीता कि वो मेरे दोस्त की पत्नी नहीं, मेरी मुंह बोली बहन है और मैं उनका ख्याल रखना बंद नहीं कर सकता। वो मेरी जिम्मेदारी हैं। रही बात घर छोड़ने की, तो तुम क्या घर छोड़कर जाओगी? मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। अब मुझे ही तुम्हारे साथ नहीं रहना। और कुमार तुरंत ही घर छोड़कर निकल गया। उसके जाने के बाद नीता रोती हुई अपने आप से बोली, हे भगवान, ये तो घर छोड़कर चले गए। भला दूसरों के लिए अपना घर छोड़कर कौन जाता है? काश अरुण भैया जिंदा होते तो ये सारी बात होती ही नहीं।
दूसरी तरफ मंगली उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी अचानक अरुण सामने आ जाता है। मंगली अरुण को देखकर चौंक जाती है और कहती है, आप वापस आ गए? ये भला कैसे संभव है? कुमार भैया ने तो बताया था कि आपकी पानी में डूबने से मौत हो गई थी। हाँ मंगली, इसे चमत्कार ही समझो कि मैं बच गया। जब मैं पानी में डूबने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगा, परंतु तभी एक मछली ने आकर मुझे पकड़ लिया और धीरे से मुझे अपनी दुनिया में ले गई। वो जल परियों की दुनिया थी। कई दिनों तक मैं बेहोश रहा। वो सभी मेरी सेवा करती रहीं। फिर जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ खिलाया पिलाया, मेरा बहुत स्वागत किया और फिर बहुत सारा धन देकर मुझे नदी के बाहर लाकर छोड़ दिया। अरुण ने अपने साथ लाई हुई एक सोने की मटकी को खोलकर दिखाया और कहा, देखो मंगली, ये सोने की मटकी उन लोगों ने मुझे दी है। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, आप सही कहते हैं। लाइए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। नहीं नहीं मंगली, ये पूरी मटकी हमारी नहीं है, बल्कि इसमें आधी मेरे दोस्त कुमार की है। इसके बाद मंगली ने अरुण को कुमार के बारे में सारी बातें बताई। ये सुनकर अरुण उस मटकी को लेकर कुमार के घर पहुंचा। कुमार की पत्नी को अपना परिचय देते हुए बोला, भाभी, मैं अरुण, मैं आपसे मिलकर आपको सारी बातें बताने आया हूँ। इसके बाद अरुण ने नीता को सारी कहानी सुनाई और मटके से आधा धन निकालकर नीता को देता हुआ बोला, नीता भाभी, अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो गए। ये आधा धन आपका और ये आधा मेरा। उनकी बातें सुनकर नीता फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अरुण से बोली, अरुण भैया, कुमार सही कहते थे। आप दोनों की दोस्ती सचमुच सच्ची है। आपसे जुदा होने के बाद वो आपको नहीं भूले और वापस आने के बाद आप उन्हें नहीं भूले। इन सब में गलती मेरी ही थी। मैं ही नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दीजिए। अरुण भैया और मेरे पति को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास ले आइए ताकि मैं उनसे भी माफी मांग सकूं। अरे अरे भाभी, आप चिंता क्यों करती हो? अब मैं आ गया हूँ ना, उसे कान से पकड़कर आपके पास लेकर आऊंगा। मुझे पता है कि वो कहाँ गया होगा। इसके बाद अरुण गांव के किनारे एक पहाड़ी के पास जाता है और वहां जाकर कुमार को ढूंढता है। कुमार वहीं पहाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। अरुण ने जैसे ही कुमार को देखा उसे गले से लगा लिया। कुमार भी अरुण को अचानक यूं जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर अरुण उसे सारी बात बताता है और कहता है, दोस्त, अब तो खुशी के दिन आ गए हैं। चल मेरे साथ वापस नीता भाभी के पास, मैं तुझे लेने आया हूँ। नहीं नहीं, मैं नीता के पास कभी नहीं जाऊंगा। उसे हमारी दोस्ती ही समझ नहीं आती। अरे ये सब छोड़, भाभी भी बहुत शर्मिंदा हैं। तू चल तो सही। अरुण कुमार को वापस ले आता है। नीता ने कुमार से माफी मांगी और इसी तरह वो लोग मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। बिहार के एक छोटे से गांव से आने वाला राजीव शहर की एक कंपनी में नौकरी किया करता था। कंपनी में वो बहुत ही अच्छी पोस्ट पर था और अक्सर अपने माता पिता से मिलने गांव जाता रहता था। उसकी शादी नहीं हुई थी और उसके माता पिता को इस बात की चिंता सताती रहती थी कि उनके बाद राजीव का क्या होगा। इसीलिए वो उसे लड़की दिखाने के लिए किसी न किसी बहाने से गांव बुलाते रहते थे। राजीव भी इस बात को अच्छी तरह जानता था, लेकिन फिर भी वो अनजान बनकर अपने गांव पहुंच जाया करता था। इस बार भी उसके माता पिता ने उसे गांव बुलाया, लेकिन इस बार वो अपने दोस्त नवीन को अपने गांव लेकर जा रहा था। वो दोनों शाम को बस में बैठे थे और रात के करीब 2 बजे गांव के बस स्टैंड पर खड़े हुए थे। इतनी रात को हमें यहाँ लेने कौन आएगा? अरे मेरा हर महीने का यहाँ आना है। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, कोई रिक्शे वाला आता होगा। ठीक है यार, लेकिन अब मुझे नींद आ रही है। आजा, तुझे चाय पिलवाता हूँ। राजीव और नवीन बस स्टैंड के पास वाली एक छोटी चाय की दुकान पर आ गए और उन्होंने वहां काउंटर पर खटखटाकर उस दुकान के मालिक को बाहर बुलाया। उस दुकान को एक बूढ़ा आदमी चलाया करता था, जो कई सालों से इस बस स्टैंड पर अपनी दुकान लगा रहा था और हर महीने आने से राजीव की उससे जान पहचान अच्छी हो चुकी थी। काका, ओ काका, सुनो तो। अरे राजीव, तुम आ गए इस महीने भी?
तुम तो ऐसे आते हो जैसे वकील ने तारीख दी है और हर महीने तुम्हें कोर्ट में पेश होना है। अरे काका, किसी लड़की को उसके घर देखने जाना भी किसी कोर्ट में पेश होने से कम है क्या? इस बार अकेले नहीं आए, ये कौन आया है साथ में? ये मेरा दोस्त है, इसको भी गांव घूमना था, इसीलिए आ गया। अच्छा अच्छा, मैं अभी चाय बनाकर देता हूँ। हाँ काका। थोड़ी देर में काका उन्हें एक कप चाय दे देते हैं और दोनों चाय पीने लगते हैं। यार राजीव, तेरे गांव में क्या खास है और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं? मेरे गांव में एक पहाड़ी है जहाँ मैं घंटों तक बैठा रहता हूँ और शांति में कभी कभी वहीं सो भी जाता हूँ। तुझे पता है, बचपन में जब कभी माँ बाप मुझे डांट देते थे तो मैं वहीं जाकर बैठ जाया करता था। लेकिन यार, मैंने सुना था गांव में बड़े बड़े तालाब और नदियां होती हैं जिनके आगे अच्छे अच्छे स्विमिंग पूल भी फेल हैं। यहाँ कोई नदी या तालाब नहीं है? है ना, यहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है, पहाड़ी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ जाने पर डांट पड़ेगी, वहाँ कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता? लेकिन क्यों? नवीन के चेहरे पर जिज्ञासा के भाव थे। वो जानना चाहता था कि आखिर क्यों राजीव ऐसा कह रहा है कि कोई उस तालाब पर नहीं जाता। राजीव इस बात का कोई जवाब देता इससे पहले ही चाय वाले काका ने बड़ी ही गंभीर स्वर में कहा, पनडुब्बा। पनडुब्बा? ये क्या होता है? पनडुब्बी का भाई है क्या? इतना कहकर नवीन हंसने लगा और राजीव ने उसके कंधे पर मारकर उसे शांत रहने का इशारा किया। उसके शांत होते ही काका ने कहना शुरू किया, पनडुब्बा उस तालाब का भूत है, उसका मजाक मत उड़ाओ। वो उस तालाब में कैद रहकर भी हमें सुन सकता है। वो भांप लेता है कब कौन कहाँ क्या बात कर रहा है और उसका जिक्र होते ही तालाब में भंपर बनने लगता है। लेकिन ये है कौन और कब से? पनडुब्बा कौन है, क्या है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जिसने जानने की कोशिश की और जो उस तालाब में पहुंचा वो कभी वापस ही नहीं लौटा। उसने अपना अनुभव कभी किसी को बता ही नहीं पाया। तो इस पनडुब्बे की कहानी का क्या है आखिर? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब यहाँ राजा वीर सिंह का राज हुआ करता था, वो तालाब उनका शाही तालाब था और उसी तालाब के सामने उनका बहुत बड़ा किला मौजूद था। राजा वीर सिंह का सेनापति हिम्मत बहुत ही बहादुर था। राजा की बेटी और वो आपस में प्रेम करते थे। ये बात जब राजा को पता चली तो उसने हिम्मत पर गद्दारी का आरोप लगाया और उसे राज्य से निकाल दिया और अपनी बेटी को बताया कि हिम्मत युद्ध में मारा गया और बेटी का विवाह अपने दोस्त के बेटे से करवाने की तैयारी करने लगा। जब राजा का दोस्त बारात लेकर पहुंचा तो उसी में हिम्मत भी राजमहल में घुस गया, लेकिन उसने देखा कि शादी से बचने के लिए और हिम्मत से जुदा होने के गम में राजकुमारी ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। इस बात से हिम्मत भड़क गया और उसने राजा पर हमला कर दिया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के आदेश पर उसी तालाब में उसे डुबाकर मार डाला। उसके बाद से तो राजा के बुरे दिन शुरू हो गए। राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन वो तालाब नहीं सूखा। जो भी उस तालाब से पानी भरने जाता वो मारा जाता। एक दिन राजा की लाश भी उसी तालाब में तैरती हुई मिली और फिर उनका महल भी एक रात में गायब हो गया। अब वहां सिर्फ वो तालाब ही है और कुछ नहीं, सब उजड़ गया। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। क्या सच में ये सब हुआ भी था? सच में हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हमें क्या करना है, हम तो वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं जाएंगे। थोड़ी और देर तक इंतजार करने के बाद एक रिक्शा वाला वहां से गुजरा और नवीन और राजीव उसमें सवार होकर निकल पड़े।
रास्ते में भी नवीन के दिमाग में उस तालाब को देखने की इच्छा हो रही थी। वो राजीव को बोला, क्यों ना हम एक बार उस तालाब को देख कर आए। नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर रिक्शे वाला बोल उठा, क्यों भैया, महल के तालाब की बात कर रहे हो क्या? हाँ, वहीं जाने का सोच रहा हूँ। क्यों मौत को गले लगाने की कोशिश कर रहे हो? वो तालाब नहीं, मौत का समंदर है। पनडुब्बा किसी को नहीं छोड़ता। ये पनडुब्बा तो हर जगह फेमस है, क्या बात है? थोड़ी ही देर में राजीव अपने घर आ चुका था। उसके माता पिता उसके दोस्त को देखकर खुश थे। अच्छा हुआ नवीन जो तू आ गया, अब तेरे लिए भी कोई लड़की ढूंढ देंगे यहीं। अरे आंटी, आप भी ना, अभी तो मेरे खेलने कूदने और आजादी के दिन हैं। उम्र निकल गई तो कोई लड़की शादी भी नहीं करेगी, फिर बैठे रहना। ये बात तो मैं राजीव को भी समझाती रहती हूँ। हाँ, और आपसे लेक्चर सुनने के बाद ये मुझे लेक्चर देता है। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? दुश्मन, वो भी पनडुब्बा। इतना कहकर नवीन हंसने लगता है, लेकिन तभी राजीव के पिता नवीन को टोकते हुए कहते हैं, क्यों इस वक्त उसका नाम ले रहे हो? जितना उसे याद करोगे वो उतना तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा। अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ तुम लोग। नवीन और राजीव अपने कमरे में सोने के लिए आ जाते हैं। राजीव बहुत थका हुआ था, जिस वजह से बिस्तर पर पड़ते ही उसे नींद आ जाती है। तो वहीं नवीन अभी भी यही सोच रहा था कि उसे एक बार तो पनडुब्बा वाले तालाब के पास जाना है। सुबह हो चुकी थी। नवीन और राजीव उठ चुके थे और दोनों घर के बाहर चाय पी रहे थे। यार राजीव, आज कहाँ चलेगा घूमने? वहीं पहाड़ी पर जल्दी से नाश्ता कर ले, फिर चलते हैं। थोड़ी ही देर में नवीन और राजीव पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी पर काफी ठंडक थी और चारों तरफ हरियाली थी। राजीव वहीं घास में लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है, लेकिन नवीन थोड़ी देर उसके साथ बैठकर वहां से निकल जाता है और ये बात राजीव को काफी देर तक पता नहीं चलती। लगभग दोपहर के समय राजीव की नींद खुलती है तो वो देखता है कि नवीन यहाँ नहीं है। वो आसपास नवीन को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। राजीव घर लौट आता है। माँ, नवीन आया क्या? नवीन? नहीं तो, वो तो तेरे साथ ही गया था ना। हाँ, गया तो था, लेकिन मुझे मिला नहीं, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। हो सकता है गांव में आसपास घूमने निकल गया हो। थोड़ी देर इंतजार कर ले, फिर पिताजी के साथ उसे ढूंढने जाना। ठीक है। राजीव को नवीन की चिंता होने लगती है। इधर शाम भी हो जाती है, लेकिन नवीन घर नहीं लौटता। माँ, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन तेरे पिताजी को तो आ जाने दे। नहीं माँ, अगर नवीन घर आ जाए तो पिताजी को बोल देना मुझे बताने के लिए। एक व्यक्ति घर पर भी होना चाहिए ना। राजीव नवीन को ढूंढने निकल पड़ता है। वो वापस पहाड़ी पर जाता है। शाम के समय में पहाड़ी बिल्कुल शांत थी। वहाँ का माहौल और ठंडी हवा उसे डरावना बना रही थी। राजीव पहाड़ी पर देखता है, लेकिन वहाँ नवीन नहीं होता। नवीन कहाँ गया होगा? कहीं तालाब पर तो नहीं? जैसे ही राजीव के मन में ये विचार आता है, वो भागकर तालाब के रास्ते को पकड़ लेता है और तालाब पर आ जाता है। तालाब पर पहुंचते ही वो देखता है कि नवीन वहीं पानी में तैर रहा है। नवीन, तुम कितनी देर से पानी में हो? अब बाहर आ जाओ। राजीव की बात सुनकर नवीन अजीब तरह से गर्दन ऊपर करता है और राजीव की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, सुबह से। नवीन की बातें सुनकर राजीव के होश उड़ जाते हैं। वो उसे बाहर आने के लिए कहता है। ठीक है, ठीक है, अब चलो बाहर आ जाओ। माँ पिताजी घर पर इंतजार कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है? मुझे मजा आ रहा है, तुम भी आ जाओ। देखो कितना ठंडा पानी है। नवीन की बातें सुनकर लग रहा था
कि वो इस तरह बाहर नहीं आने वाला। राजीव उसे निकालने के लिए पानी में जाने का मन बनाने लगा। उसने जैसे ही अपना पैर पानी में डाला, वो एकदम से दूर हो गया। ये तो बहुत ठंडा पानी है। नवीन, तुम कैसे तैर सकते हो इस पानी में? चलो बाहर आ जाओ। तुम डरपोक हो, तुम जाओ यहाँ से। मैं अभी और तैरना चाहता हूँ। इतना अच्छा तालाब और पानी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। रवि को अब लगने लगा कि नवीन को बाहर निकालना उसके बस की बात नहीं है। वो भागकर गांव में गया और वहाँ से 4-5 लोग जो अच्छे तैराक थे उन्हें लेकर आया। मेरे दोस्त को बचा लो, वो सुबह से इस पानी में है। तुम चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। इतना कहते ही वो लोग पानी में कूद गए और पानी का तापमान ठंडा होने लगा। वो लोग कांपते हुए नवीन को बाहर निकाल कर लाए। सुबह से पानी में रहने की वजह से उसकी खाल अजीब तरह से गलने लगी थी, लेकिन उसका शरीर गर्म था। दिन भर से पानी में रहने पर भी इसका शरीर गर्म है। आखिर किसने इसको कहा था इस तालाब में आए? क्या तुमने इसको इस तालाब के बारे में बताया नहीं था? इसे घर ले चलते हैं, मेरी मदद कीजिए। राजीव नवीन को अपने घर ले आता है। नवीन अभी भी इस तरह की हरकतें कर रहा था जैसे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राजीव ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और थोड़ी देर में वो सो गया। बहुत बड़ी गलती कर दी तेरे दोस्त ने, अब वो पनडुब्बा उसे भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन माँ, नवीन जिंदा वापस आया है, उसे कुछ नहीं हुआ। हालत देखी है उसकी, ना कुछ कह रहा है ना कर रहा है। उसका चेहरा देखा है, ऐसा लग रहा है जान ही नहीं है उसमें। माँ, बस कीजिए, मेरा दोस्त ठीक हो जाना चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नवीन के घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? राजीव पूरी रात नवीन की देखभाल में लगा रहा। उसके पास ही बैठा बैठा सो गया। रात के लगभग 1 बज चुके थे कि तभी अचानक से नवीन बिस्तर पर उठ बैठा और जोर जोर से अपने दांत पीसते हुए बोलने लगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज सुनकर राजीव और उसके घर वाले जाग उठे। राजीव नवीन को पकड़कर उसे शांत करने लगा। नवीन, नवीन, क्या हुआ? किसकी बात कर रहा है तू? राजा, उस राजा को नहीं छोड़ूंगा। सब मरेंगे, सब मरेंगे। नवीन सांसें भरते हुए वहां से उठ खड़ा हुआ और राजीव को धक्का देकर वहां से भाग निकला। राजीव उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन नवीन इतनी तेजी से भाग रहा था जैसे हवा में हो। राजीव उसके पीछे चिल्लाता हुआ जा रहा था। नवीन, नवीन, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? राजीव का थककर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन नवीन भागे जा रहा था और भागते भागते नवीन आखिर में तालाब के पास पहुंच गया और जोर जोर से हंसने लगा। अब कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। नवीन, रुक जा, वहीं खड़ा रहे, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही राजीव उसके पास पहुंचा, नवीन ने तालाब में छलांग मार दी और थोड़ी देर तालाब में हलचल होने के बाद पानी एकदम शांत हो गया। राजीव ने लोगों को बुलाया और नवीन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। मना किया था ना मत जाना उस तालाब के पास, लेकिन तेरा दोस्त ना जाने किस मस्ती में था। आखिर पनडुब्बा उसे लेकर ही चला गया ना वो मिलेगा ना उसका मरा हुआ शरीर। पनडुब्बा को मैं छोड़ूंगा नहीं। राजीव ने इतना कहा और तालाब के पास पहुंच गया। ऐसे ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।